आप सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनिल जैन और आज बीए द्वितीय वर्ष और एमए सेकंड सेम के एक प्रश्न पत्र के टॉपिक को लेके आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज से हमने शुरुआत की है भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों में आज हम बात करेंगे प्लेटो के संबंध में। आप जानते हैं कि राजनीति की जो शुरुआत हुई, राजनीति विज्ञान की जो शुरुआत हुई वो यूनान से हुई। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस के लिए एक सर्वोच्च विज्ञान बनाने का यदि हम किसी को श्रेय देते हैं तो वो अरस्तु को देते हैं। अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। हम कह सकते हैं कि यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तीन विचारक पैदा हुए। सुकरात को राजनीति का जनक इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि सुकरात ने राजनीति में कोई व्यवस्थित सिद्धांत नहीं दिए। उसने कहा कि सद्गुण ही न्याय है। और उस समय जो यूनान में अज्ञानता और अशिक्षा का जो एक वातावरण था उसके खिलाफ उसने लोगों को जागृत करने की कोशिश की और वहां के राजा ने सुकरात को जहर देके मार दिया था। सुकरात का शिष्य था प्लेटो। प्लेटो ने ही सुकरात के दर्शन को आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया? प्लेटो ने। प्लेटो कहा करता है कि उसका व्यक्तिगत कोई सिद्धांत नहीं है। सुकरात ने उसको जहर देने के पूर्व जो उसने अपने विचार यूनान में प्रचारित किए, उन्हीं विचारों को प्लेटो ने सुकरात की मृत्यु के बाद धारण किया और उन्हीं सिद्धांतों को उसने आगे बढ़ाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सुकरात है वो प्लेटो का गुरु माना जाता है। जब प्लेटो मात्र 20 वर्ष का था उस समय वो सुकरात के पास शिक्षा अर्जित करने के लिए चला गया था और सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने ही सुकरात के आदर्शों को आगे बढ़ाया और प्लेटो का शिष्य कहा जाता है अरस्तु को। सामान्य भाषा में कहें तो ये दोनों सुकरात के ही शिष्य हैं। और एक नाम और सुना होगा, सुकरात का जो शिष्य था वो सिकंदर था। सिकंदर डुलगज नहीं, सिकंदर जिसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। अब हम बात करते हैं सिर्फ प्लेटो के संबंध में। एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस समय अरस्तु था उसी समय चाणक्य था और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री भी था और एक प्रकार से गुरु भी था। नंद वंश को खत्म करने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन दिया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। जिस समय चाणक्य था उसी समय अरस्तु था। समकालीन है दोनों।
चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम की कृति लिखी और अरस्तु ने पॉलिटिक्स नाम की कृति लिखी। जिस समय अरस्तु प्लेटो और सुकरात के सिद्धांतों को पढ़ने के उपरांत, प्लेटो की एकेडमी में पढ़ने के उपरांत जिस समय वो राजनीतिक सिद्धांतों की रचना कर रहा था, लगभग उसी समय चाणक्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से नंद वंश को खत्म करने के लिए, मौर्य वंश की स्थापना करने के लिए शासन की व्यवहारिक पहलुओं पर अपने विचार दे रहा था। ये भी व्यवहारिक राजनीति की बात करता है और ये भी व्यवहारिक राजनीति की बात करता है। ये भी संवैधानिक राजनीति की बात करता है, ये भी संवैधानिक राजनीति की बात करता है। लेकिन हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं और चाणक्य को सिर्फ हम ये कहते हैं कि भारतीय राजनीति का जनक। वजह यह है कि जिस समय ये तीनों थे उस समय पूरी दुनिया पर यूनान का साम्राज्य था। विश्व राजनीति का जो केंद्र था वो यूनान था। और जब विश्व राजनीति का केंद्र यूनान था तो अरस्तु का कोई भी विचार यूनिवर्सल होने में टाइम नहीं लगता था। चाणक्य भारत का था, ये बात कर रहे हैं 4वीं-5वीं सदी की। इसी समय चाणक्य ने जो अपना दर्शन दिया, जो भी सिद्धांत दिए, वो यूनान के अरस्तु की तुलना में उनका वैश्विक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। यही वजह है कि अरस्तु के विचार चूंकि यूनान में फैले, यूनान से पूरी दुनिया में फैले, इसके कारण उसको अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया। चाणक्य की जो अर्थशास्त्र नाम की जो कृति है, जो चाणक्य ने जिसकी रचना की, वो 19वीं सदी में प्रकाश में आई। सोचिए 5वीं सदी में जिसने पांडुलिपि को लिखा हो और वो 19वीं सदी में प्रकाशित हुई। श्यामलाल शास्त्री एक लाइब्रेरियन थे, उन्होंने उसकी पांडुलिपि को लिखा और उसके बाद फिर दुनिया ने जाना कि चाणक्य भी कोई चीज थी। अरस्तु से कहीं ज्यादा वैज्ञानिक सिद्धांत चाणक्य ने दिया। लेकिन बस जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो चूंकि उस समय यूनान केंद्र बिंदु था पूरी दुनिया का और वहां पर जब कोई विचार उत्पन्न होता था तो वो बहुत जल्दी वैश्विक स्तर पर प्रकाशित हो जाता था। लेकिन चाणक्य चूंकि बहुत पिछड़े हुए एरिया से था और उसके विचारों को वैश्विक होने में लगभग 18 सदी गुजर गए। 18 लगभग 12-13 सदी गुजरी। तो इस प्रकार से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने प्लेटो के जो एक काल्पनिक या नकारात्मक या निगमनात्मक जो अवधारणाएं थी उसको संशोधन करके उसने वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया था। इसके कारण हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। हम बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो ने अपने जीवन में 3 से 4 सिद्धांत दिए। सबसे प्रसिद्ध जो उसका सिद्धांत है वो है न्याय सिद्धांत, दूसरा है शिक्षा सिद्धांत, तीसरा है साम्यवादी सिद्धांत और चौथा उसने जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया उसको कहा जाता है दार्शनिक राजा का सिद्धांत। आज हम सिर्फ बात करेंगे उसके पहले सिद्धांत की जिसका नाम है न्याय सिद्धांत। क्लियर? सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लेटो की रचनाएं। प्लेटो ने अपने जीवन में बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक मानी जाती है वो मानी जाती है रिपब्लिक। इसी पुस्तक में उसने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रिपब्लिक को न्याय शास्त्र पर लिखी हुई पुस्तक भी कहा जाता है। शिक्षा सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, साम्यवादी सिद्धांत, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, ये सारे के सारे सिद्धांतों की जो उसने रचना की है वो उसने अपनी इसी पुस्तक में की है जिसको कहा जाता है रिपब्लिक। ये लगभग 386 वर्ष ईसा पूर्व बीसी में इसकी रचना की गई। इसके बाद इसकी जो दूसरी रचना थी वो थी द
स्टेट्समैन, इसमें उसने संविधान के वर्गीकरण की बात की। इसकी जो तीसरी पुस्तक थी वो थी द लॉज। द लॉज इसमें इसने विधि का शासन, विधि के शासन पर बल दिया। तीनों में अंतर, जिस समय प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की उस समय उसने राज्य के सैद्धांतिक पक्ष की बात की, और जब उसने स्टेट्समैन नाम की रचना लिखी उस समय वो राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष से असंतुष्ट होकर उसने कुछ व्यवहारिक बातें की और उसने राज्य के लिए संविधान का वर्गीकरण किया और इसी वर्गीकरण को फिर अरस्तू ने आगे बढ़ाया। और तीसरी जो पुस्तक थी द लॉज, उसने पूरी तरह अपने प्राचीन पुराने सारे के सारे सिद्धांतों को बदल दिया और उसका यह मानना था कि किसी राज्य को दार्शनिक शासक के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, किसी भी राज्य को चलाने के लिए विधि की जरूरत है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, अर्थात वो पूरी तरह उसने अपने सारे सिद्धांतों को बदल के लास्ट में उसने द लॉज लिखी जिसमें उसने विधि के शासन का वर्णन किया। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। विशुद्ध रूप से अपन न्याय सिद्धांत की बात करेंगे सर। प्रश्न उठता है कि न्याय क्या है? व्हाट इज जस्टिस? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सामान्यतः लोग ये कहा करते हैं कि संविधान का परिपालन करना न्याय है। लोग ये कहा करते हैं कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि का पालन करना न्याय है। कुछ लोग ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनको अपने जीवन में उतारना न्याय है। कई लोग ये कहेंगे कि हमारे देश की परंपराएं, संस्कृति, सामाजिक मूल्य, इन सारी की सारी चीजों को अपनाना न्याय है। सबकी अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। हम न्याय को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन प्लेटो ने न्याय को अंदर ढूंढा। राजनीति विज्ञान में कहा जाए तो न्याय एक ऐसी अवधारणा है जिसके अभाव में हम किसी राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते। कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि यदि राज्य में कार्यपालिका हो अथवा ना हो, व्यवस्थापिका हो अथवा ना हो, लेकिन यदि न्यायपालिका नहीं है तो उस राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। मूलतः यदि देखा जाए सारे के सारे राजनीतिक विद्वानों के लिए, तो उन्होंने राज्य की आवश्यकता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यदि माना है तो वो न्याय माना है। क्योंकि एक अच्छे राज्य की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब वहां पर विधि या विधायी व्यवस्था हो, सुदृढ़ न्याय व्यवस्था हो। और यदि सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होगी तो हम उसको राज्य को अराजक ही कहेंगे, और ऐसा अराजक राज्य लोक कल्याणकारी तो नहीं हो सकता। तो प्लेटो ने अपने दर्शन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि किसी सिद्धांत को माना है तो वो माना है न्याय को। क्लियर? प्लेटो के पहले न्याय क्या है, इसको समझने के लिए हमें प्लेटो के पहले जाना पड़ेगा कि प्लेटो के पहले न्याय किसे माना जाता था। उसकी तीन अवधारणाएं हैं। एक है परंपरावादी, दूसरा है व्यवहारवादी, और तीसरी है क्रांतिकारी। ऐसे समझने की अपेक्षा हम ऐसे भी समझ सकते हैं
कि प्लेटो ने जितने भी सिद्धांत दिए, उसने अपने सिद्धांतों के निर्माण में तर्क पद्धति का उपयोग किया। तर्क पद्धति आप जानते हैं, मीमांसा करना, तर्क वितर्क करना, है ना। और उसने जो तर्क वितर्क किए हैं वो प्रश्नोत्तर शैली में किए हैं। प्रश्न करता था और उससे आंसर लेता था। यदि अपन इसी चीज को दूसरे तरीके से समझना चाहें तो बड़ा आसान हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा कि सामने प्लेटो बैठा है, ये प्लेटो है, और प्लेटो के चारों तरफ चार सोफिस्टवादी बैठे हैं। सोफिस्टवादी का मतलब होता है, आज के समय में अपन बोलते हैं शिक्षकों को शिक्षक बोलते हैं, टीचर बोलते हैं। यूनान में शिक्षकों को सोफिस्टवादी कहा जाता था, जो ज्ञान से प्रेम करते थे, जो विचारवान होते थे, जो दार्शनिक प्रवृत्ति के लोग होते थे, उनको सोफिस्टवादी कहा जाता था। तो प्लेटो के जीवन में प्लेटो के जो दोस्त थे वो 4 सोफिस्टवादी थे। सबसे पहला था सिफालिस। कौन था? सिफालिस। दूसरा था पॉलीमार्कस। तीसरा था थ्रेसिमेकस। और चौथा था ग्लाउकन। कौन था? ग्लाउकन। ये 4 सोफिस्टवादी थे। मैंने आपसे पहले कहा कि प्लेटो किसी सिद्धांत को निर्माण करने के पहले वो तर्क की कसौटी पर उसको कसता था, और कसने के बाद जब वो अकाट्य हो जाता था, जैसे किसी प्रकार की कोई कुतर्क की भी संभावना खत्म हो जाती थी, तो फिर वो उस सिद्धांतों को सही मान लेता था। प्लेटो ने सबसे पहले किससे पूछा? सिफालिस से। सिफालिस से पूछा कि सिफालिस बताइए कि न्याय क्या है। किससे पूछा? सिफालिस से। सबसे पहले पूछा कि न्याय क्या है। तो सिफालिस ने कहा, सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना न्याय है। क्या कहा? सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना न्याय है। प्लेटो ने कहा कि हर परिस्थिति में सत्य नहीं बोला जा सकता और हर परिस्थिति में झूठ नहीं बोला जा सकता। कई बार किसी के कल्याण के लिए, किसी चीज की रक्षा करने के लिए, बात मनवाने के लिए, बात मानने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि कोई आत्महत्या कर रहा हो और उससे कहा जाए जीवन तो नश्वर है, तो वो क्या करेगा? आत्महत्या कर ही लेगा वो। लेकिन उससे क्या कहा जाएगा? आत्महत्या करना पाप है, आत्महत्या नहीं करना है, जीवन जीना है, जीवन जीने के लिए है, उसने दिया है तो जियो। बहुत सारी चीजें उससे कहनी पड़ेंगी। कई बार जिसको अपन असत्य समझते हैं वो सत्य होता है, और जो कई बार अपन जिस चीज को सत्य समझते हैं वो असत्य होता है। उसने कहा सत्य बोलना किसी भी स्थिति में हितकर नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई शिकारी है और शिकारी के हाथ में एक चिड़िया की गर्दन पकड़े है वो, और वो किसी महात्मा संत से पूछे, क्यों भाई आप बताइए कि ये जिंदा है कि मरी हुई है। अब मुझे बताइए कि वो संत के लिए क्या उत्तर देना चाहिए? यदि वो कह देगा कि जिंदा है तो वहीं दबा देगा, और ये कह देगा मरी है तो फिर बढ़ा देगा। अब सत्य बोल दे, वो नहीं बोल सकते ना। उस संत का वहां पर सत्य बोलना क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा, एक जीव की हिंसा हो जाएगी। दूसरी बात, प्लेटो कहता है कि यदि किसी भारतीय सैनिक को पाकिस्तान वाले अरेस्ट कर लेते हैं
कहाँ के लोग? पाकिस्तान। उसको बंदी बना लिया और अपने जेल में रखे हैं वो। और उससे पूछा जा रहा है कि बताओ भारत में परमाणु बम कितने, परमाणु बम कहाँ रखे हैं, हथियार कितने हैं। खुफिया जानकारियों, खुफिया जो आपकी जानकारी है वो आपसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको तो सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि गांधी के देश के निवासी हैं। हमारे यहाँ महावीर और बौद्ध बसते हैं। सत्य बोल देना चाहिए कि भाई यहाँ भारत में ये चीजें हैं, क्या करना चाहिए। वहां उसको क्या कहेगा वो, मुझे कुछ नहीं पता। अर्थात वहां उसका झूठ बोलना हमारे देश के लिए हित में है। ठीक वैसे ही जैसे उस जीव की रक्षा करने के लिए संत ने उससे झूठ बोला। तो यहाँ प्लेटो कहता है कि हर परिस्थिति में सत्य नहीं बोला जा सकता। दूसरी बात वो कहता है कि हर परिस्थिति में दूसरों का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। प्लेटो एक तर्क देता है कि यदि कोई व्यक्ति आज स्वस्थ है और स्वस्थ रहे तो उसने अपने सारे के सारे हथियार हमारे पास जमा कर दिए, कल वो पागल हो जाए। अब आप कहोगे नहीं है भाई उसके हथियार वापस करो। यदि हम उसको वापस करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? बंदर के हाथ में तलवार वाली स्थिति बनेगी, वो खुद को मारेगा और दूसरों को मार देगा। करोड़ों की संपत्ति किसी के पास है, वो स्वस्थ है, आज उसने हमें वापस दे दी, आज रख लिए, कल हम उसको वापस कर दें और वो पागल हो जाए, तो उस स्थिति में वो धन का क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा, आग लगा देगा उसमें या कुछ भी कर देगा। कहने का तात्पर्य ये कि प्लेटो ये कहता कि सिफोलिस जो ये कहता है कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना न्याय है, यह किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इन दोनों की प्रकृति क्या होती है? बदलती रहती है। और जिस चीज की प्रकृति बदलती रहे, प्लेटो की दृष्टि में वो किसी भी स्थिति में न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेटो मानता है कि न्याय एक स्थायी अंग है। उसे भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से या परिस्थितियों के हिसाब से बदला नहीं जा सकता। जो स्थायी है वो न्याय है, लेकिन जो अस्थायी है प्लेटो की दृष्टि में वो अन्याय है। इसलिए वो सेफोलिस के कथन से किसी भी स्थिति में सहमत नहीं होता। दूसरा प्रश्न करता है किससे? पॉलीमार्कस से। प्लेटो ने पॉलीमार्कस से कहा वही प्रश्न है कि न्याय क्या है। पॉलीमार्कस ने कहा कि दोस्त के साथ उचित और शत्रु के साथ अनुचित व्यवहार करना न्याय है। क्या कह रहा? दोस्त के साथ उचित और शत्रु के साथ अनुचित, ये कैसे न्याय हो सकता है? प्लेटो ने कहा सबसे पहले तो आप ये बताइए कि दोस्त क्या होता है, और दूसरा आप ये बताइए कि दुश्मन क्या होता है, शत्रु क्या होता है। जो व्यक्ति आज दोस्त है जरूरी नहीं कि वो कल भी दोस्त रहे, और जो व्यक्ति आज दुश्मन है जरूरी नहीं कि वो कल आपका दुश्मन रहे। दोस्त और दुश्मनी क्या है? इनके अभिप्राय जो है क्या हो जाते हैं? बदलते रहते हैं। क्योंकि दोस्त की जो रीढ़ है या दोस्त का जो रिलेशंस होता है वो वैचारिक तारतम्य में कम होता है, स्वार्थ पर टिका हुआ ज्यादा होता है। और जब तक स्वार्थ के आधार पर दोस्ती है तब तक उसे हम दोस्ती नहीं मान सकते, वो एक प्रकार से दुश्मनी ही है। और कई बार कई दुश्मन ऐसे होते हैं जो हमारे दोस्त तो नहीं होते लेकिन वो हमारे हितैषी होते हैं, लेकिन हम उनको क्या मानते हैं? दुश्मन मानते हैं। तो प्लेटो कहता है कि शत्रु के साथ शत्रुवत और मित्र के साथ मित्रवत व्यवहार करना इसलिए न्याय नहीं हो सकता क्योंकि इनकी प्रकृति भी क्या है? बदलती रहती है। और जिनकी प्रकृति बदलती रहती है हम उसके लिए न्याय नहीं कह सकते। तीसरा बात आता है थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस कहता है शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है मतलब समाज में जो शक्तिशाली जो लोग हैं
विशेष रूप से राज्य है, सरकार के मंत्री हैं, मंत्री के सांसद हैं, विधायक हैं, ऐसे लोग जो पूंजीपति लोग हैं, ऐसे लोग जो वंश में श्रेष्ठ हैं, ऐसे लोग जो जाति में श्रेष्ठ हैं, जिनके ऊपर पूरी समाज की और राज्य की कमान जिनके हाथ में होती है, ये कहता है कि उनका हित ही न्याय है। इसलिए कहता है वो कि ये लोग राज्य के हित के लिए काम करते हैं, समाज के हित के लिए काम करते हैं, देश के हित के लिए काम करते हैं। तो प्लेटो कहता है कि समाज दो वर्गों में विभाजित है, एक शक्तिशाली और एक शक्तिहीन, एक शोषक और एक शोषित। तो ये शक्तिशाली लोग किसके ऊपर अत्याचार करते हैं? शोषितों के ऊपर। तो शक्तिशाली व्यक्ति जो भी काम करे वो हित में है, और निर्बल व्यक्ति जो भी काम करे वो उसके हित में है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि शक्तिशाली लोग हमेशा हित में काम करें, यह संभव नहीं है। हमेशा शक्तिशाली लोग शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। कहा भी जाता है राजनीति में कि जिसके पास शक्ति होती है वो निरंकुश बन जाता है, और जिसके पास अधिक शक्ति होती है वो तानाशाह बन जाता है। तो हम शक्ति को कैसे मान लें कि वो न्यायिक है? अर्थात शक्तिशाली का हित भी न्याय प्लेटो की दृष्टि में नहीं हो सकता। थ्रेसिमेकस एक बात और कहता है, अन्याय न्याय से अच्छा होता है। क्या कहता है वो? अन्याय न्याय से अच्छा होता है। ये बात भी प्लेटो इसको स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो कहता है कि यदि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ होता तो वो कहता है कि प्रकृति में बहुत सारी चीजें निश्चित है। जैसे व्यक्ति की आंख है, आंख का काम क्या होता है? देखना। कान का काम क्या होता है? सुनना। आत्मा का काम क्या होता है? आपके शरीर और मन में बैलेंस करके एक ऐसे जीवन जीना जो आध्यात्मिक है। आत्मा का काम यह है, उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय, इन सारी की सारी चीजों को भेद करना। अब ये मान लीजिए यदि आंख अपने काम को करना बंद कर दे तो, कान अपने काम को करना बंद कर दे तो, या एक दूसरे में इंटरफियर करना शुरू कर दे तो, आप कह रहे अन्याय श्रेष्ठ है। न्याय से भाई, जो वस्तु प्रकृति प्रदत्त जो क्षमताएं उसको दी गई है, यदि वो वही काम करता है तो वो न्याय है, लेकिन यदि वो उसका दुरुपयोग करता है तो वो क्या है? अन्याय है। तो आप कैसे कह सकते हो कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है? अन्याय तो अन्याय है, न्याय कभी बन ही नहीं सकता वो। तो इस प्रकार से प्लेटो थ्रेसिमेकस के विचार को भी पूरी तरह खंडित कर देता है। इसके बाद आता है ग्लाउकन। ग्लाउकन कहता है कि न्याय भय का शिशु है। न्याय भय का शिशु है। भय का शिशु का मतलब होता है कि व्यक्ति न्याय का पालन इसलिए करता है क्योंकि वो भयग्रस्त होता है। ये बात उसने इसलिए उठाई क्योंकि जब प्राकृतिक अवस्था में कानून नहीं थे, समाज नहीं था, शासन नहीं था, राज्य नहीं था, तो उस समय लोग कैसे रहते थे? बगैर समाज और बगैर कानून के जब कोई व्यक्ति रहेगा तो जंगली जानवर और व्यक्तियों में कोई अंतर थोड़ी न रहेगा, क्योंकि मनुष्य क्या है? स्वाभाविक रूप से अहंकारी है, स्वार्थी है। तो प्राकृतिक स्थिति क्या होगी? झगड़ालू, युद्ध की स्थिति, संघर्ष स्थिति। तो इस स्थिति से बचने के लिए, कौन सी स्थिति से बचने के लिए? कि प्राकृतिक अवस्था में जब कानून और राज्य नहीं था, सरकारें नहीं थी, तो उस समय लोग कैसा जीवन जीते थे? बड़ा दयनीय। तो उस स्थिति से उभारने के लिए किसकी स्थापना की गई? राज्य की, सरकार की, कानून की। तो ये ग्लाउकन ये मानता है कि कानून का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम भयग्रस्त हैं, हम असुरक्षित हैं, डरे हुए हैं। तो डरे हुए हैं इसलिए हम न्याय को मानते हैं, इसलिए हम कानून को मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्लेटो कहता है कि न्याय दोनों के लिए है, उसके लिए भी जो पीड़ित है और उसके लिए जो पीड़ित नहीं है। हम सिर्फ ये कहें कि भयग्रस्त लोगों के लिए न्याय है तो ये एक तरफा या एक पक्षी इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो प्लेटो कहता है कि ग्लाउकन भाई, जो आप कह रहे हैं कि न्याय भय का शिशु है, न्याय भय का शिशु नहीं है। न्याय सबके लिए सुलभ है, सबके लिए हितकर है, चाहे वो समाज में किसी भी वर्ग का हो। सारे के सारे लोगों के लिए अंततोगत्वा न्याय की जरूरत होती है। तो प्लेटो ग्लाउकन के इस कथन को भी अस्वीकार कर देता है। अब देखिए, प्लेटो ने इसको भी, इसके तर्कों को भी नहीं माना।
इसको भी नहीं माना, इसको भी नहीं माना और इसको भी नहीं माना। तो फिर ये चारों प्लेटो से पूछते हैं कि भैया आप ही बता दो अब न्याय क्या है। किससे पूछते हैं? प्लेटो से पूछते हैं कि प्लेटो भैया आप ही बता दो कि न्याय क्या है। फिर प्लेटो अपना जो दर्शन देता है वो कहता है कि मनुष्य में तीन प्रकार के गुण होते हैं। सबसे पहला ज्ञान, दूसरा साहस और तीसरा, इसको संयम ना बोल के भोग विलासी। तीन प्रकार के लोग होते हैं। तीन लोग नहीं होते, गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर। एक कौन सा गुण है? ज्ञान, दूसरा साहसी और तीसरा एक ऐसा व्यक्ति होगा जो भौतिकवादी प्रवृत्ति का है, जो भोगने में विश्वास करते हैं, जिसकी इच्छाएं प्रबल हैं, जो सोचता है कि हमारा जो जीवन है वो सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है, अपनी इच्छा के अनुसार जीना है। ऐसे लोगों के लिए वो कहता है भोग विलासी, विलासी जीवन जीने वाले लोग। इसी आधार पर वो समाज को तीन भागों में बांट देता है। जो ज्ञानी लोग होंगे वो शासन करेंगे, जो साहसी लोग होंगे वो सैनिक अर्थात क्या करेंगे? सुरक्षा। किसकी? राज्य की। और तीसरे जो भोग विलासी जो लोग हैं, इनको उसने कहा कि ये उत्पादक वर्ग है, ये उत्पादन का काम करेंगे। ठीक है, पहला कैटेगरी ज्ञानियों की, दूसरी साहसियों की, तीसरी ये क्या काम करेंगे? ज्ञानी लोग शासन करेगा, सैनिक करेंगे, ये करेंगे। अब देखिए न्याय कहाँ है। प्लेटो कहता है ये जो गुण है ये प्रकृति प्रदत्त है, बाय नेचर। कैसे हैं ये? किसने दिए ये गुण? जन्म से ही व्यक्ति को मिले हैं। ज्ञानवान जन्म से, साहसी जन्म से और भोग विलासी जन्म से। वो ये कहा करता है कि प्रकृति प्रदत्त मनुष्य के अंदर जो गुण है उसी गुण के अकॉर्डिंग यदि वो समाज में कार्य करता है तो प्लेटो की दृष्टि में वो न्याय है। क्या समझ में आया? क्या कह रहा है प्लेटो? प्रकृति प्रदत्त जो गुण आपको दिए गए हैं उसी गुण के अकॉर्डिंग यदि आप सामाजिक कार्यों का संपादन करते हैं तो प्लेटो की दृष्टि में वो क्या है? न्याय है। प्लेटो इसको कहता है न्याय। और सुकरात इसी को कहता था सद्गुण। क्या कहता था? सद्गुण। गुण में और सद्गुण में क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर का काम क्या है? इलाज करना, तो उसे इलाज करना चाहिए। लेकिन यदि कोई मरीज जिसके पास पैसा नहीं है और उसे बगैर इलाज किए उसको बाहर भगा दे कि नहीं हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे, तो इसको क्या कहोगे आप? न्याय कि अन्याय? जब आपको प्रकृति प्रदत्त ईश्वर ने जब क्षमताएं दी हैं इलाज करने की, लोगों की सेवा करने की, तो आप उस ज्ञान का उपयोग मरीजों को ठीक करने के लिए कीजिए। अपेक्षा से नहीं, लोभ से नहीं, लालच से नहीं। यदि आप उसमें लोभ और लालच को मिला दोगे तो वो गुण क्या हो जाएगा? अवगुण हो जाएगा। और यदि एक डॉक्टर निर्विकार रूप से बगैर स्वार्थ के
यदि वो मरीजों का इलाज करता है तो वो क्या बन जाएगा? सद्गुण बन जाएगा। अर्थात ज्ञानी लोग जिनको प्रकृति से ज्ञान मिला है, वो ज्ञानी शासन कार्यों को सही तरीके से करते हैं, अपने ज्ञान का उपयोग यदि इसमें करते हैं तो वो क्या है? सद्गुण है। और प्लेटो की दृष्टि में वही क्या है? न्याय है। एक शिक्षक यदि ईमानदारी से शिक्षा का काम कर रहा है तो वो न्याय है, और यदि एक शिक्षक पैसों के लोभ लालच में आके यदि काम कर रहा है तो वो फिर वो न्याय नहीं है। प्लेटो की दृष्टि में वो क्या है? वो अन्याय है। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत पढ़ोगे तो उसमें बहुत क्रांतिकारी चीज आती है। प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा वो नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा वो है कि आपके अंदर जो प्रकृति प्रदत्त क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को पहचान के उसको आगे बढ़ाना। और ये आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसको दी है? सोफिस्टवादियों को, जिनको अपन शिक्षक बोलते हैं। शिक्षकों का काम एक ही होता है, व्यक्ति के जो प्रकृति प्रदत्त क्षमताएं हैं उसको जांचना और उसको बाहर निकाल कर उसको उस दिशा में आगे बढ़ा देना। एक्चुअली शिक्षा का काम ये है। लेकिन आधुनिक जो शिक्षा है वो बिल्कुल प्लेटो से बिल्कुल अलग है। तो प्लेटो की दृष्टि में न्याय क्या है? न्याय संसद से नहीं निकलता, न्याय संविधान से नहीं निकलता, न्याय सरकार से नहीं निकलता, न्याय जजमेंट जो न्यायपालिका देती है उससे भी नहीं निकलता, परंपराओं से नहीं निकलता, किसी चीज बाहरी चीज से न्याय नहीं निकलता। प्लेटो की दृष्टि में न्याय क्या है? प्लेटो की दृष्टि में न्याय क्या है? अपना आंतरिक स्वरूप, इंटरनल पार्ट है ये, बाहर से उसका कोई रिलेशन नहीं है। अर्थात प्लेटो कहता है कि प्रकृति प्रदत्त जो आपकी क्षमताएं हैं, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे साहसी हो या भोग विलासी हो, यदि ये ईमानदारी से अपने गुण के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, यदि ज्ञानी व्यक्ति शासन का काम कर रहा है, साहसी व्यक्ति सैनिक का काम कर रहा है, देश की सुरक्षा का काम कर रहा है, और यदि भोग विलासी व्यक्ति जो है यदि ये उत्पादक वर्ग का काम कर रहा है ईमानदारी से, तो प्लेटो की दृष्टि में ये न्याय है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्लेटो ने न्याय को बाहर नहीं खोजा, प्लेटो ने न्याय को कहां खोजा? व्यक्ति के अंदर खोजा, और उसने व्यक्ति के गुण और उसके विवेक को ही न्याय का नाम दिया। क्लियर? चलिए अब इसकी आप लोग विशेषताएं लिख लीजिए जो आपके कोर्स में है। सबसे पहला, न्याय कृत्रिम नहीं है। न्याय कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम नहीं है मतलब न्याय कोई बाहर की वस्तु नहीं है, आर्टिफिशियल चीज नहीं है। न्याय नेचुरल है। ठीक है। दूसरा, इसमें कार्य विशिष्टीकरण, कार्य विशिष्टीकरण मतलब माना जाता है कि जब सुकरात को जहर दिया गया उसके बाद प्लेटो काफी व्यथित हो चुका था और उसने यूनान को छोड़ दिया था और एक निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा था। वो दुनिया में घूमा फिर, इतना व्यथित हो चुका था। उस भ्रमण करने के दौरान वो भारत भी आया। ऐसे कुछ प्रमाण मिलते हैं कि प्लेटो भारत आया था और यहाँ आके उसने जो मनुवादी जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जिसको कहा जाता है, मनुस्मृति में जिसका उल्लेख किया जाता है, उसने यहाँ आके उसका अध्ययन किया और इस चीज को वो अपने न्याय सिद्धांत में अपनाता है। ये जो कार्य विशिष्टीकरण का जो सिद्धांत है ना, वो उसने वर्ण व्यवस्था से लिया। कार्य विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है? व्यक्ति के गुण के आधार पर उसके कार्यों को सौंपना। किसके आधार पर? व्यक्ति के गुण, उसके अंदर जो इंटरनल गुण है, प्रकृति प्रदत्त जो गुण है, उसके आधार पर उसको कार्य देना। जैसे उसने क्या कहा कि ज्ञानी लोग क्या काम करेंगे? शासन का काम करेंगे।
साहसी लोग क्या करेंगे? सैनिक का काम करेंगे। जो भोग विलास में विश्वास करते हैं वो उत्पादन का काम करेंगे, और एक दूसरे में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ज्ञानी साहस में हस्तक्षेप नहीं करेगा, साहसी ज्ञानी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीनों अपने अपने अलग अलग जगह अपने अपने तरीके से काम करेंगे। तो ये दूसरी विशेषता है। तीसरा है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप मतलब एक दूसरे के मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। ठीक है। चौथा है सामाजिक एकता। सामाजिक एकता सामाजिक एकता का सिद्धांत, इसका मतलब है कि समाज में चूंकि तीन ही वर्ग है, तो तीनों ही वर्ग जब अलग अलग अपने तरीके से काम करेंगे तो क्या होगा? एकता रहेगी ना समाज में, किसी प्रकार का कोई विखंडन नहीं होगा। तो इस प्रकार से उसकी जो चौथी विशेषता है वो सामाजिक एकता का सिद्धांत है। पांचवा है न्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय व्यक्तिगत एवं सामाजिक। इंडिविजुअल कब है? प्लेटो का जो न्याय है वो व्यक्तिगत कब है? जब तक वो अपने गुणों का पालन खुद के लिए कर रहा है। ठीक। और जैसे वो गुण का पालन किसके लिए करेगा? समाज के लिए, तो वो क्या बन जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। क्लियर? हम जब पैसा कमाते हैं और उस पैसे का उपयोग यदि हम अपने खुद के हित के लिए कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिगत। और जब अपन उस पैसे का इस्तेमाल समाज के लिए कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा परमार्थ या सेवा भाव, जो भी आप दान जो भी कहना चाहें वो आप कह सकते हैं, वो क्या कहता है? सामाजिक कहलाएगा। तो इस प्रकार से उसका न्याय व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। क्लियर? इसके बाद है दार्शनिक शासक का निर्माण। दार्शनिक शासक का, ये शासक जो शब्द आया है दार्शनिक, दार्शनिक का मतलब क्या हुआ? दार्शनिक को अपन क्या मानते हैं? दर्शन का मतलब होता है ज्ञान, और जो ज्ञान से प्रेम करते हैं उनको कहा जाता है दार्शनिक। जिनके 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते सिर्फ ज्ञान ही नजर आता है। अब ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक भौतिक ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। ना तो आध्यात्मिक ज्ञान पूरी तरह सत्य है और ना भौतिक ज्ञान पूरी तरह सत्य है। तो दोनों में क्या करना चाहिए? बैलेंस। और जो ज्ञानी पुरुष वही कहलाता है जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ज्ञान को अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है दार्शनिक। और वो दार्शनिक क्या बनता है प्लेटो की दृष्टि में? शासक। तो ये न्याय सिद्धांत जो उसने प्रतिपादित किया उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि हमें दार्शनिक शासक का निर्माण करना है। एक ऐसे शासक का जो ज्ञान से अभिभूत हो, जो ज्ञानी हो। क्लियर? चलिए, इसके बाद सातवां है न्याय का जो आधार है वो नैतिकता एवं विवेक है। नैतिकता एवं विवेक के आधार पर उसने अपने न्याय का प्रतिपादन किया। ठीक है। इसके बाद अंतिम है, अंतिम क्या, बस यही है, ये 7 इसकी विशेषताएं। ठीक है। यदि अपन इसकी आलोचनाओं की बात करें तो पहली जो आलोचना इसकी है वो है नैतिकता पर अधिक बल। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, राज्यों को कैसे चलाया जाता है? राज्यों को कैसे चलाया जाता है? नैतिकता के आधार पर कि कानून के आधार पर? कानून के आधार पर।
और प्लेटो ने किस पर जोर दिया? नैतिकता पर। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ठीक है। दूसरा है, इसने कर्तव्यों पर जोर दिया, अधिकारों पर नहीं। ड्यूटीज पर इसने ज्यादा जोर दिया है, अधिकारों पर नहीं दिया। तीसरा है, निष्क्रिय एवं काल्पनिक सिद्धांत। ठीक है। चौथा है, पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण मतलब शक्तियों का विभाजन कर देना, है ना। और बाकी बहुत सारी चीजें इसमें, प्लेटो की बहुत सारी जो तथ्य है उसमें विरोधाभास भी है। व्यवहारिक रूप से इसे अपना नहीं जा सकता, लोकतांत्रिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक रूप से विकृत है। हम ये कैसे कर सकते हैं कि समाज में सिर्फ 3 ही वर्ग होते हैं, ज्ञानी और साहसी। आप कैसे कर सकते हो कि ज्ञानी साहसी उत्पादक वर्ग ही होते हैं? कई समाज में ऐसे होते हैं जो उत्पादक वर्ग के जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी चाय बेचते थे और प्रधानमंत्री बन गए। कैसे बन गए भाई? प्लेटो का सिद्धांत तो यही फेल हो गया। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से प्लेटो के सिद्धांत में बहुत सारी खामियां भी हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत भले ही वो काल्पनिकता की श्रेणी में आ जाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान की दिशा में प्लेटो पहला विद्वान था जिसने न्याय सिद्धांत के बारे में बात की और उसने ये माना कि राज्य में न्याय बहुत अनिवार्य चीज है। उसके अभाव में हम किसी राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।